आया प्रिय छात्रों, आपका हमारे वीडियो सेशन में और इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। हिस्ट्री का हमारा जो BA 6 सेम के अंदर पहला लेसन है अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद। तो इस लेसन को हम डीपली पढ़ेंगे कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के क्या कारण थे। डीपली इस लेसन को हम देखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और कंटिन्यूस प्रकार जो है हम सभी लेसन को बार बार देख लेंगे। सभी यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है, मैप वगैरह सब करेंगे। तो आज का पहला वीडियो लेक्चर है और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप जो है शेयर कर दीजिएगा अपने अन्य जो सहपाठी आपके क्लासमेट हैं उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को टाइम मिलती रहे। तो आइएगा, ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करते हैं अफ्रीका और एशिया साम्राज्य में साम्राज्यवाद। यानी कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप है। इन महाद्वीपों पर उस समय ये महाद्वीप के जितने भी देश थे, अफ्रीका है या एशिया महाद्वीप है, ये देश काफ़ी गरीब थे और यहाँ इतना विकास नहीं हो पाया था। इसलिए जो यूरोप के जो देशों ने यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इन पर कब्जा करके ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने धन कमाया। और इसके बारे में हम डीपली जानेंगे कि किस प्रकार साम्राज्यवाद क्या होता है इनके बारे में। और देख लेते हैं हम कि पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम यूरोप का राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आर्थिक जागरण हुआ। यानी कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हम देखते हैं जो पीछे हुए थे, और इन के कारण जो है पुनर्जागरण लोगों की जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें त्यागना, और धर्म सुधार आंदोलन यानी कि धर्म को लेकर धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी, जो रूढ़िवादिता थी, वो उससे संबंधित जो आंदोलन चले हमने पिछले सेम में कर चुके थे। धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण 5th सेम में हमारा हो चुका था। तो इन आंदोलन के कारण जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक और धार्मिक रूप से जो लोगों में जागृति आई, और इस जागरण से विश्व में आधुनिक युग की शुरुआत हुई और जिसका नेतृत्व यूरोप ने किया। यानी कि हम देखते हैं कि जो पुनर्जागरण है, धर्म सुधार आंदोलन है, ये कहाँ से, यूरोप से ही शुरू होते हैं। और आधुनिक युग का जो शुरुआत है वो का जो श्रेय अगर दिया जाए तो वो यूरोप को ही दिया जाता है, क्योंकि जितना भी औद्योगिक क्रांति है या फिर धर्म सुधार आंदोलन है, पूंजीवाद है, इस प्रकार की जो नई जो विचार है वो यूरोप से ही उत्पन्न होते हैं। नव जागरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्हें क्रमशः कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप का व्यापार वाणिज्य तेजी से बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों में पूंजीवाद व्यवस्था का प्रचलन हुआ। इन देशों में उत्पादित होने वाले अतिरिक्त माल को बेचने तथा अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने की आवश्यकता यूरोपीय देशों को पड़ी। यूरोप के विकसित एवं बौद्धिक जागृति लोगों को ध्यान उस समय एशिया तथा अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों की तरफ घूमा, जहां अभी तक आधुनिक वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं हुए थे तथा मध्यकालीन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। शीघ्र ही यूरोप के अनेक साहसी व्यापारी, नाविक, खोजकर्ता तथा धर्म प्रचारक एशिया तथा अफ्रीका के साथ संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो गए। यानी कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो यूरोप के जो व्यापारी है वो धीरे धीरे अफ्रीका और इन महाद्वीपों की खोज करते हैं, और इन देशों के साथ संबंध स्थापित होने से यूरोप के देशों को अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति मिलती नजर आई, और अर्थात अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लिया। 19वीं शताब्दी के अधिकतर देश एशिया अफ्रीका के देशों का आर्थिक शोषण करने लगे तथा शताब्दी के उत्तरार्ध में अपन क्या देखते हैं, ये शोषण की दौड़ तेज हो गई, और दूसरी तरफ इन देशों के बीच स्वार्थों की होड़ में आरंभ हो गई, और परिणाम स्वरूप ये देश एशिया अफ्रीका के भूभागों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने का कोशिश साम्राज्यवाद कहलाई, और प्रस्तुत है में साम्राज्यवाद से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो यूरोप के जो देश है, जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है,
स्पेन है, पुर्तगाल है, इन देशों के आपस में ही क्या होगी, होड़ लग गई। वो चाहता है कि मेरे ज़्यादा उपनिवेश हो, वो सोचता है मेरे ज़्यादा उपनिवेश हो, वो सोचता है मैं ज़्यादा देशों पर कब्जा करूँ। तो इस प्रकार आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और जिन भी देशों पर इन्होंने कब्जा किया, जहाँ भी इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ का इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। वहाँ के जितने भी साधन थे, कच्चा माल था, वो अपने देश में ला कर क्या है उसे निर्मित करके दूसरे देशों को वहीं वापस ले जाकर बेच देते थे। तथा एक बाजार की जो आवश्यकता इन देशों को पड़ी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और उसके बाद इन औद्योगिक क्रांति और उद्योगों में जो सामान का जो उत्पादन होता है उसको बेचने के लिए इन्हें क्या जरूरत पड़ी, बाजारों की आवश्यकता पड़ी। और ये बाजार कहाँ मिले इन्हें, ये बाजार इन एशिया और अफ्रीका देशों में इन्हें भरपूर मात्रा में मिले थे। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पुर्तगाली आते हैं भारत में, तो वो एक व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देश पर किस प्रकार कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार उन्होंने लगभग विश्व के जो एशिया जैसे कि चीन है या अफ्रीका के जो देश है वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर दिया था। आइएगा और डीपली हम पढ़ते हैं इसके बारे में। साम्राज्यवाद का अर्थ एक राजनीतिक अवधारणा, व्यवस्था तथा आचरण के रूप में साम्राज्यवाद उतना ही प्राचीन है जितना राज्य है, परंतु साम्राज्यवाद का स्वरूप भिन्न भिन्न युगों में कई आधारों पर बदलता रहा है। साम्राज्यवाद को अंग्रेजी भाषा में इम्पीरियलिज्म कहा जाता है, जो इम्परेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सम्राट अर्थात बड़े राज्यों का स्वामी। यानी कि जो बड़े राज्यों का जो स्वामी होता है, जिसके बाद बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद के रूप में लेते हैं उसे। साधारण अर्थ में साम्राज्यवाद का अभिप्राय एक विशाल आकार की राज्य व्यवस्था से लिया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक राष्ट्र देश के एक केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता की अधीनता में रहते हैं। यानी कि एक केंद्रीकृत शासन की सत्ता की अधीनता में रहते हैं, एक ही राजा होता है और साम्राज्य के अधिपति को सम्राट की संज्ञा दी जाती है। यह धारणा प्राचीन काल में विद्यमान साम्राज्यों का आभास कराती है, परंतु वर्तमान कालीन साम्राज्यवाद इससे भिन्न है। ये प्रादेशिक राजनीतिक प्रभुत्व के साथ साथ उसके अलग आर्थिक प्रभुत्व या प्रभाव अथवा कूटनीति प्रभाव क्षेत्रों के रूप में है। इस दृष्टि से साम्राज्यवाद की सही तथा स्पष्ट परिभाषा करना कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर साम्राज्यवाद शब्द की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। तो आगे हम देख लेते हैं कि समाज विज्ञान कोश के अंदर साम्राज्यवाद की क्या परिभाषा मिलती है। तो परिभाषा भी एक याद करना जरूरी है। देखते हैं कि साम्राज्यवाद वह नीति है जिसका उद्देश्य साम्राज्य सर्जन, संगठन, अनुरक्षण करना है। इसका अभिप्राय ऐसे विशाल आकार के राज्य है जो न्यूनाधिक मात्रा में अनेक पृथक राष्ट्रीय इकाइयों से निर्मित हो और जो एक एकाकी केंद्रीकृत इच्छा की अधीनता में हो। आगे हम देख लेते हैं अलग और दी हुई है और वो है प्रो-सुमेन के अनुसार साम्राज्यवाद अधीष्ट प्रजनों के ऊपर शक्ति तथा हिंसा द्वारा लादा गया विदेशी शासन है, भले ही इसके विरुद्ध कितने ही नैतिक तथा बहाने प्रस्तुत किए जाएं। तो अलग अलग परिभाषा दे रखी है, हम देख लेते हैं। तीसरी परिभाषा C.D. बर्न्स के अनुसार विभिन्न देशों तथा प्रवासियों के ऊपर एक ही प्रकार का कानून तथा शासन की पद्धति लागू करने का व्यवस्था को साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कि वैश्विक रूप में देखें तो कोई देश दूसरे देश पर जाकर कब्जा कर देता है, उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार कर लेता है और वहाँ अपने मन चाही शासन व्यवस्था चलाता है, तो उसे हम साम्राज्यवाद ही कहेंगे। प्रो-कार्टूमेन के अनुसार साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों, उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के शासन से है। इस प्रकार अलग अलग परिभाषाएं। चार्ल्स एबेड के मतानुसार सभी राष्ट्रों को कमजोर एवं पिछड़े देशों पर अपने पर शासन करने की इच्छा व नीति साम्राज्यवाद कहलाती है। इस प्रकार सामान्यतः यह माना जाता है कि जब कोई देश किसी अन्य देश पर किसी भी उपाय से अलग शासन स्थापित कर लेता है तो उसे यह काम साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। उपरोक्त परिभाषा अतीतकालीन साम्राज्यवाद का आभास कराती है और जो प्रादेशिक विस्तारवाद प्रभुत्व से मुक्ति
परंतु आधुनिक साम्राज्यवाद निर्बल प्रजातियों के आर्थिक शोषण, राजनीतिक आधिपत्य, व्यापक भौतिकवाद की नीति है। साम्राज्यवाद के आधुनिक स्वरूप को व्यक्त करते हुए लेंगर ने लिखा है कि साम्राज्यवाद का भावार्थ एक राज्य राष्ट्र लोगों के एक ऐसे अन्य समूह पर शासन अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अधिकार, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार स्थापित करने की तीव्र इच्छा है। तो अलग अलग परिभाषा दी गई है। आगे हम देख लेते हैं कि तो आधुनिक साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति प्राचीन मध्ययुगीन साम्राज्यवाद से कई रूपों में भिन्न प्रकार रही है। यानी कि जो आधुनिक युग का जो साम्राज्यवाद है और जो प्राचीन समय का जो साम्राज्यवाद था वो अलग था। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर मुगलों का जो साम्राज्य था उसमें किस प्रकार की विशेषताएं थी कि वो क्या करते थे, दूसरे राज्य पर हमला करके वहाँ मार काट करके और अपने राज्य में उसे मिला लेते थे और वहाँ अपने राज्य जैसा ही कानून व्यवस्था लागू कर देते थे। लेकिन जो आधुनिक जो साम्राज्यवाद है वो थोड़ा सा भिन्न है। वो देखते हैं हम किस प्रकार से भिन्न है। मध्ययुगीन साम्राज्यवाद महत्वाकांक्षी योद्धाओं का विजय विलासाकांक्षा का परिणाम था। ऐसे सम्राटों ने विजित देशों पे अपने प्रशासन चलाने के लिए अपने शासकों को नियुक्त किया था, जिनका प्रमुख उद्देश्य वहां से कर वसूलना और प्रजनों पर प्रभुत्व बनाना था। प्रादेशिक प्रशासक के अयोग्य सिद्ध होने पर स्थानीय शक्तियां पुनः स्वतंत्र हो जाती थी तथा साम्राज्यवाद छिन्न भिन्न हो जाते थे। परंतु यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति और उद्देश्य प्राचीन साम्राज्यवाद से अलग है। यानी कि अगर यूरोप जो आधुनिक यूरोप है, अगर उसकी जो साम्राज्यवाद की जो नीति और उद्देश्य वो बिल्कुल डिफरेंट था प्राचीन जो साम्राज्यवाद था उससे। वो किस प्रकार देखते हैं। इनमें पहला उद्देश्य विजित क्षेत्रों में मातृभूमि के देश का व्यापार व्यवसाय में एकाधिकार स्थापित करना। सबसे पहले क्या करते थे, व्यापार पे एकाधिकार कर लेते थे। जो आधुनिक साम्राज्यवाद की विशेषता है कि वे एक अधिकार कर लेते हैं, खुद ही सारा व्यापार पर अधिकार कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। वर्तमान साम्राज्यवाद का आरंभ यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति से हुआ और क्योंकि यूरोप देशों को अपने उत्पादन से हुई वृद्धि के कारण माल बेचने के लिए बाजार के रूप में उपनिवेश की खोज की जाने लगी। यानी कि आप देखते हैं कि जो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो सामान है वो मशीनों से बनने लग जाता है और मशीनों से बनने से क्या होता है कि जो उत्पादन ज़्यादा होने लगता है। अब कोई ज़्यादा उत्पादन करेगा उसके बेचने के लिए बाजार चाहिए और बाजार की तलाश में ही क्या है, जो इंग्लैंड या अन्य यूरोप देशों के जो नाविक है वो अपनी नाव लेकर चल पड़े और बाजारों की खोज में, और ये जहाँ पहुँचे अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीप जैसे देशों में और यहाँ इन्हें बहुत बड़े इन्होंने देखा कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो बाज़ार है वहाँ औद्योगिक विकास इतना नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ आसानी से वो अपना सामान बेच सकेंगे और काफ़ी धन कमा सकेंगे, यहाँ इन्हें कच्चा माल भी मिल सकेगा। इस प्रकार इन्हें सभी सुविधाएं मिलने लगी थी उपनिवेशों में। इन देशों को अपने कारखानों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त करना था और इस प्रकार साम्राज्यवाद मुख्यतः पूंजीवादी आर्थिक शोषण के उद्देश्य से निर्देशित था, परंतु बिना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किए किसी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यानी कि राजनीतिक, अगर आप किसी देश पर राजनीतिक अधिकार नहीं कर लेते तब तक वो आपके कोई भी आर्थिक या औद्योगिक जो नीतियों को नहीं मानेगा। तो इसलिए इन्होंने जो है सोचा कि जब तक आप राजनीतिक रूप से उसका अधिकार नहीं कर लेते तब तक आप साम्राज्यवाद का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अतएव साम्राज्यवाद देशों की आर्थिक शक्तियों, पूंजीपति, उद्योगपति, व्यवसायी ऐसे साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस प्रकार हम प्राचीन और आधुनिक साम्राज्यवाद की अलग अलग ढंग से देख सकते हैं और अध्ययन के लिए साम्राज्यवाद विभिन्न रूपों का विवरण होना देना अनिवार्य है। तो हम देख लेते हैं कि प्राचीन साम्राज्यवाद यानी कि जो साम्राज्यवाद के जो 2-3 प्रकार है वो देख लेते हैं। प्राचीन साम्राज्यवाद है, वो मध्यकालीन साम्राज्यवाद है, वो अलग अलग इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन साम्राज्यवाद यानी कि ओल्ड इम्पीरियलिज्म, यानी कि जो पुराने समय के अंदर जो साम्राज्यवाद था वो किस प्रकार का था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में देखते हैं। यह साम्राज्यवाद की व्यवस्था थी जब कोई शक्तिशाली शासक अपनी महत्वाकांक्षा, विजय अभिलाषा से दूसरे देश या राज्य को पराजित करके उस प्रदेश को अपने साम्राज्य का भाग बना लेता था, वहाँ अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करता था। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मुगल साम्राज्य है,
तो मुगल साम्राज्य, मुगलों ने क्या किया था, भारत के ज़्यादातर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाते गए, अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए, यानी कि उस क्षेत्र को जीत कर अपने ही राज्य या देश में मिला लेते थे और वहाँ अपना ही जो कानून जैसे उनके राज्य में था वही उस जीते हुए क्षेत्र में लागू कर देते थे। तो इस प्रकार प्राचीन जो साम्राज्यवाद है वो थोड़ा सा अलग था। जैसे प्राचीन मौर्य साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य है, मंगोलों के साम्राज्य है, इसके उदाहरण हैं। 15वीं शताब्दी की इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही, यानी कि जब 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय इस प्रकार की व्यवस्था थी प्राचीन साम्राज्यवाद। उसके बाद उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म और पुनर्जागरण के दौरान होने वाले भौगोलिक खोजों से यूरोप के राष्ट्रों ने अज्ञात क्षेत्रों पर अधिकार करके जो साम्राज्यवाद स्थापित किया था उसे औपनिवेशिक साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कि जो अज्ञात थे, जिनके जो क्षेत्र लोगों को पहले पता नहीं थे, भौगोलिक खोजों के द्वारा, जिस प्रकार वास्को डी गामा जो कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इस प्रकार नए क्षेत्र खोज करके और उन पर अपना जो आधिपत्य स्थापित करना वो क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। इस प्रकार साम्राज्यवाद में कोई राज्य दूसरे राज्य के आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करता है और आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, कह सकते हैं। और इसे हम आर्थिक साम्राज्यवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आर्थिक संसाधन है जैसे कि उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय वो जहाँ बंदरगाह है उन पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो जितने भी आर्थिक संसाधन हैं जिनसे आय प्राप्त होती है, जैसे कृषि से संबंधित है या कोई भी उद्योग धंधे हैं, उन पर पूरा जो आधिपत्य है उनका स्थापित हो जाता है, तो उसे हम आर्थिक साम्राज्यवाद कह सकते हैं। और साम्राज्यवाद का जो यह स्वरूप है वो कब देखने को मिलता है, 16वीं से 19वीं शताब्दी तक प्रचलित रहता है। और आगे हम देखते हैं कि नव साम्राज्यवाद क्या है। तो नव साम्राज्यवाद, न्यू इंपीरियलिज्म, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप राष्ट्रों द्वारा अपने औद्योगिक करण के फलस्वरूप अपना माल बेचने के लिए तथा कच्चे माल प्राप्त करने के लिए एशिया तथा अफ्रीका के अविकसित देशों पर राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हम देखते हैं कि नव साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी की बात है तो यूरोप के राष्ट्रों को पता ही है, जो यूरोप के राष्ट्र है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, ये क्या है, यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इनके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में धन भी था और उद्योग धंधा विकसित हो चुका था और मशीनरियाँ भी थी, और जिससे ये क्या करते थे, ज़्यादा अपने उद्योग स्थापित कर लिए थे और परिवहन के साधन भी विकसित हो चुके थे। नई नई खोजें हो चुकी थी, कंपास का आविष्कार हो चुका था। इस प्रकार जो नए नए आविष्कार हो गए और उसका इन्होंने यूज करके अपने आर्थिक यानी कि अपने आप को और आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि नए नए क्षेत्रों की खोज की और वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। और यूरोप के विभिन्न देशों के बीच जो नए साम्राज्य अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए अपने उपनिवेशों की संख्या ज़्यादा करने के होड़ में ही एक दूसरे के बीच लड़ाई होती रहती थी। और इसी कारण जो दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण बनता है एक प्रकार से, क्योंकि साम्राज्यवाद एक कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का, दोनों का ही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नव साम्राज्यवाद है वो उसके अंदर क्या होता है कि दूसरे देशों पर अधिकार करके वहाँ की राजनीतिक आर्थिक पर सब नीतियों पर उनका कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि भारत पर जो किया गया था और अन्य देशों जैसे कि चीन के अंदर फिर क्रांतियाँ होती है। इसी प्रकार अमेरिका के अंदर जो उपनिवेश स्थापित कर रखे थे वो प्राचीन उपनिवेशवाद था। इस प्रकार जो है अलग अलग देशों पर उन्होंने कब्जा कर लेते हैं और अथवा प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं और जिसे नव उपनिवेशवाद के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान अध्याय में 19वीं सदी में प्रचलित नव साम्राज्यवाद का ही अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय में हम क्या करेंगे, जो 19वीं शताब्दी में जो नव साम्राज्यवाद था उसके क्या कारण थे, हम इस लेसन में इसके बारे में ही पढ़ेंगे। और एग्जाम में 16 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो उसके बारे में आपको लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि मैनली साम्राज्यवाद के प्रसार के क्या कारण थे, किस कारण साम्राज्यवाद का जो प्रसार हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण में नवीन साम्राज्यवाद के विकास में आर्थिक तत्वों का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और डेविस, ये थोड़ा माफ करना, थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा, आगे साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सही नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ी माफी चाहूँगा। लिखा है यह
यह सत्य है कि प्रत्येक देश द्वारा अन्य स्थानों पर धन निवेश जो कि सुरक्षित तथा जिसका परिणाम आकर्षक था की नीति ने 19वीं शताब्दी के अंत में अधिक से अधिक उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख आर्थिक कारणों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले अतिरिक्त उत्पादन। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति हो गई इंग्लैंड के अंदर और अब उनके पास क्या है, अतिरिक्त उत्पादन है, यानी कि मशीनों से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कपड़े यानी कि सूत काटने की जो मशीन है वो अलग अलग आ गई है, उससे ज़्यादा क्या ज़्यादा मात्रा में वो कपड़े का उत्पादन करने लगे हैं और उन कपड़े को बेचने के लिए अब उन्हें क्या है, बाजार चाहिए। तो ये बाजार उन्हें कहाँ मिले, अफ्रीका और जो एशिया के जो देश है महाद्वीप के, यहाँ इन्हें बाजार पर्याप्त मात्रा में मिल गए थे। तो यही अतिरिक्त उत्पादन एक कारण बनता है साम्राज्यवाद का। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज के आर्थिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन आया और मध्यकाल में उत्पादन की घरेलू पद्धति प्रचलित थी, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा घर में हाथ से होता था। इस प्रकार तैयार माल की खपत उसी देश में हो जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने के लिए न तो माल था और न ही यातायात के समुचित साधन थे। ये है औद्योगिक क्रांति से पहले की बात, लेकिन बाद में हम देखते हैं। परंतु 1870 में के उसके पश्चात क्या है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा शताब्दी के अंत तक जापान भी औद्योगिक देश की पंक्ति में आ गया और इन देशों को अब अपना माल बेचने के लिए चिंता होने लगी, क्योंकि यूरोप में देशों ने उस समय विदेशों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए इन देशों को अपनी खपत से अधिक सामान बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता थी। अतः इन देशों में उद्योगपतियों तथा व्यापारियों ने अपने देशों को सरकारों पर अविकसित क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए दबाव डाला और इसे नवीन साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कि जो इनके जो देश थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो उद्योगपति थे बड़े, उन्होंने अपने देश की सरकार पर दबाव डाला कि हमें जो है औद्योगिक विकास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सहायता करें और अन्य देशों पर कब्जा करने के लिए जो है सैनिक सहायता उपलब्ध कराए, ताकि दूसरे देशों पर हम अधिकार कर सके अगर वो हमारे अधिकार को नहीं मानते। तो इस प्रकार हर प्रकार की सहायता सरकार से लेकर के और जो अतिरिक्त उत्पादन है वो दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया और बाजार मिल गई नहीं। तो ये साम्राज्यवाद का कारण बनता है। अतिरिक्त पूंजी। आपको पता ही है कि कोई भी उद्योग व्यापार के लिए क्या आपके पास पैसा होना चाहिए। तो औद्योगिक क्रांति के पास आ जाने के बाद क्या है, इंग्लैंड या यूरोप के देशों के अंदर जो बड़े उद्योगपति थे वो पूंजीपति हो गए थे, क्योंकि उद्योगों से उनके जो मुनाफा हुआ तो उनके पास काफ़ी मात्रा में धन था और इस प्रकार उस धन का वो कहीं ना कहीं यूज करना चाहते थे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक जो समय में लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जैसे कि अंबानी अडानी है, वो क्या करते हैं, उनके पास जो पैसा है उसको और इन्वेस्ट करते हैं ताकि और पैसा कमा सके। इसी प्रकार जो इंग्लैंड के जो ज़्यादातर जो इंग्लैंड यूरोप के अंदर जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी, इनके पास अतिरिक्त उत्पादन यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा है, पूंजी है, उसका यूज ये उद्योगों में व्यापार में करना चाहते थे। तो इसी प्रकार जो अतिरिक्त पूंजी एक कारण बनता है साम्राज्यवाद का। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप के देशों ने बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया, जिससे वस्तु की लागत में कमी आई, परिणाम स्वरूप लाभ अधिक होने लगा। इस प्रकार यूरोप के पूंजीपतियों के पास काफ़ी धन इकट्ठा होने लगा। इस फालतू पूंजी को यदि पूंजीपत अपने ही देश में या यूरोप के किसी अन्य देशों में पुण्य लगाते तो उन्हें कम लाभ होता, क्योंकि वहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा थी। अतः एशिया तथा अफ्रीका जैसे देशों में मजदूरी सस्ती होने तथा प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण लाभ बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं थी। इस प्रकार यूरोप के पूंजीपतियों ने एशिया तथा अफ्रीका के अविकसित क्षेत्रों में अपना धन लगाया और अपने धन की सुरक्षा के लिए अपने देश की सरकारों पर इन प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भी दबाव डाला और जो साम्राज्यवाद का आधार बना। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, कच्चे माल की आवश्यकता। हम देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हो गई है और औद्योगिक क्रांति के कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित किए गए यूरोप के देशों द्वारा। कोयला उद्योग है,
या कपड़ा उद्योग है या लोहा तांबा उद्योग है, कोई भी किसी प्रकार का उद्योग है उनके लिए, या चीनी उद्योग है, तो वहाँ के कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और कच्चा माल कहाँ मिलेगा? जहाँ खेती ज़्यादा की जाती है। तो ऐसे देश थे भारत, चीन, और जो एशिया के बाकी जो देश है, पाकिस्तान, जो भी श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, और इधर हम अफ्रीका के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मिस्र, और आप देखते हैं और बहुत सारे जो अफ्रीका के जो देश हैं वो क्या, वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती थी, कृषि पर आधारित ये देश थे। तो यहाँ से कच्चा माल बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था। तो इसलिए उन्हें उद्योग, जैसे भारत से काफ़ी मात्रा में कच्चे माल के रूप में कपास माली जाती थी, तो वो एक कच्चे माल की आवश्यकता ही एक कारण बनती है साम्राज्यवाद का। तो वो देख लेते हैं हम। औद्योगिक क्रांति के कारण जब बड़े बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन होने लगा तो माल तैयार करने के लिए अधिक कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को चलाने के लिए कपास की आवश्यकता थी, जिसे उसने भारत से ले जाना शुरू कर दिया था। और इसी प्रकार यूरोप के देशों को लोहा, कोयला, रबर, कच्चा माल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि की जरूरत पड़ने लगी। और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ये देश विकसित देशों पर अधिकार जमाने का प्रयास करने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाने लग जाते हैं। और यूरोप में जनसंख्या काफ़ी बड़ा भाग उद्योगों में लग जाने से कृषि के उत्पादन में कमी आ गई थी। और जनसंख्या का पेट भरने के लिए औद्योगिक देश अनाज, चाय, कॉफ़ी, चीनी, तेल जैसी खाद्यान्न सामग्रियों के लिए भी उपनिवेशों पर निर्भर थे। और अतः यूरोप के देश खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने के लिए अविकसित देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। आगे देखते हैं हम बढ़ती जनसंख्या का दबाव। यानी कि हम देखते हैं कि जो यूरोप के अंदर जो देश है वहाँ जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या की अगर आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी मात्रा में क्या है, तैयार माल या कच्चा माल जैसे कि गेहूँ वगैरह, तो आपको भोज्य पदार्थ देने होंगे। तो उनकी पूर्ति कहाँ से होगी? वो एशिया, अफ्रीका में काफ़ी मात्रा में था। तो बढ़ती जनसंख्या भरण पोषण करना है तो साम्राज्यवाद जरूरी था। 19वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक के फलस्वरूप जीवन में सुधार हुए, जिसके प्रभाव स्वरूप मृत्यु दर में कमी आई, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि हुई। और एक अनुमान के अनुसार 1890 से 1914 के बीच यूरोप की आबादी बढ़कर 45 करोड़ हो गई थी। और ब्रिटेन तथा स्कैंडिनेवियाई देशों में आबादी में 3 गुना वृद्धि हुई। और 1800 से 1900 के बीच इंग्लैंड की जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख हो गई। और इस अवधि में जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली की आबादी 2 गुनी हो गई। और यूरोप के लिए क्या है, इस बढ़ती हुई आबादी जनसंख्या का खाद्यान्न उपलब्ध कराने के, रोजगार तथा देने बसाने की समस्या प्रतिदिन गंभीर रूप ले रही थी। और इस पर समस्या का समाधान उपाय था कि बहुत से लोगों को दूसरे देशों में बसाया जाए और यूरोप के देश अपनी जनसंख्या संबंधी समस्याओं को हल कर सके। हम देखते हैं कि यूरोप की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी और अब वो सोच रहे हैं कि अपनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो और ज़्यादा जनसंख्या कम है, हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें वहाँ बसा दिया जाए ताकि जो जनसंख्या है वो कंट्रोल हो सके। इस प्रकार ये प्रयास में ही करते हैं। और जिसने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया और उपनिवेश स्थापित करने लगे। और इसलिए एशिया में, अफ्रीका में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उपनिवेश की स्थापना की गई। और उपनिवेश में बहुत से लोग सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, धर्म प्रचारक के में जाकर रहने लगे। और इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या के दबाव साम्राज्यवाद का एक कारण बना। आगे देखते हैं 5वां जो पॉइंट है, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। तो हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए क्या आपको परिवहन के उच्चतम साधनों की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार समुद्र है तो समुद्र में काफ़ी दूर तक, जैसे कि अटलांटिक महासागर को पार करना या हिंद महासागर को पार करके जाना, कोई देश से दूसरे महाद्वीप पर जाना। जिस प्रकार हम अगर यूरोप से अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जाएंगे तो अटलांटिक महासागर को पार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है, जहाज़ों की ज़रूरत होगी। तो उस समय क्या है, जो यातायात के साधन विकसित हो गए थे, नई नई जो तकनीकें, नए नए जो आविष्कार हुए, उसके परिणाम स्वरूप जो यातायात के तीव्र साधन आ गए थे। और
रेलगाड़ियों का भी जो आविष्कार हो उसका था, और भाप इंजन का आविष्कार, भाप इंजन के आविष्कार से रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया। रेलगाड़ी के आविष्कार से भारी मात्रा में जो सामान है एक देश से दूसरे देशों में आने जाने लगा। तो इस प्रकार जो है यातायात के साधनों में जो विदेशी साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। तो हम देख लेते हैं होगी क्रांति के समय यातायात एवं संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सड़क, रेल मार्ग, अन्य साधनों का विकास हुआ। इस प्रकार बेतार के प्रयोग ने विश्व को निकट ला दिया, और यातायात एवं संचार के आई क्रांति से साम्राज्यवाद का प्रसार आरंभ हो गया। भाप की शक्ति से चलने वाले जहाजों से यूरोप के देशों के व्यापारी अपना माल दुनिया के प्रत्येक भाग में पहुंचाने लगे था, वहां से कच्चा माल प्राप्त करने लगे। और यूरोप के पूंजीपतियों ने रेलवे तथा यातायात के साधन देश पर राजनीति प्रभुत्व स्थापित करना और अति आवश्यक था। इस प्रकार था, और दूसरे यातायात एवं संचार के साधनों से अब इन उपनिवेशों का अधिकार स्थापित करना भी आसान हो गया, क्योंकि उपनिवेशों को प्रत्येक सूचनाएं थोड़े ही समय में मात्र देश को मिल जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से यातायात के साधन किस प्रकार जो योगदान देते हैं। अगर गोला बारूद तो वो एक देश से दूसरे देश भेजना तो वो भी आसान हो गया था परिवहन के द्वारा। आगे हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण में अगर हम देखें तो विस्तार से राजनीतिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डेविस थॉमसन ने लिखा है कि औद्योगिक आर्थिक कारण के साथ सामने ही राजनीतिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। और 19वीं शताब्दी के अंत तक शास्त्रीकरण की भयानक दौड़ शुरू हो गई और यूरोप के राज्य नौसैनिक अड्डे बनाने और सामरिक महत्व के स्थानों पर कब्जा करने के लिए लालायित थे। और इस इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच नौसैनिक विस्तार जो भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी, और उसके दोनों देशों के तेजी से उपनिवेश हथियार तथा सामरिक महत्व के सैनिक अड्डे स्थापित करने की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार जो फ्रांस और इटली में भी दौड़ पीछे नहीं रहे, और राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए बिस्मार्क ने भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उपनिवेश स्थापित करने की ओर मुड़ा। और सैनिक अधिकारियों, राजनीतिक विचारकों, धर्माधिकारियों ने भी अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर साम्राज्यवाद का समर्थन किया और अपनी सरकारें तथा साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए लगातार दबाव डाला। और डेविस के थॉमसन ने लिखा है कि यूरोप में प्रमुख देश कुछ राष्ट्रवादी राजनीतिक लेखक शास्त्री, जिन्होंने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से औपनिवेशिक विस्तार को प्रबल प्रोत्साहन दिया, उसका प्रसार किया। इटली तथा जर्मनी और जैसे देश जहां औद्योगिक विकास कम हुआ था, राजनीतिक कारणों से औपनिवेशिक विस्तार किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं जो राजनीतिक कारण किस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय भावना, यानी कि जो राष्ट्रीय भावना तो ठीक है, लेकिन अगर कट्टर राष्ट्रीय भावना आ जाए, जिस प्रकार कोई कहे कि हमारा ही देश महान है, दूसरे देश तो कमज़ोर है, इस प्रकार जो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को ख़त्म कर देती है। और दूसरे देशों में अपने देश का प्रचार प्रसार करते हैं लोग। तो हम देखते हैं कि यूरोप में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना साम्राज्यवाद का प्रसार का प्रमुख कारण थी। 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में यूरोप के प्रमुख देशों में अनेक राष्ट्रवादी राजनीतिक लेखक, विचारकों एवं अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव, सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से औपनिवेशिक विस्तार की नीति का प्रोत्साहित किया और उसका प्रचार किया। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल आदि राज्यों में इस प्रकार के राष्ट्रवादी व्यक्तियों के प्रभाव के कारण उपनिवेशवाद का प्रोत्साहन मिला और साम्राज्य की स्थापना में दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे था और फिर भी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लेकर चिंतित था, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। और फ्रांस प्रसाई युद्ध में फ्रांस की हार हुई और पश्चात फ्रांस अपने राष्ट्रीय गौरव के पुनः स्थापित करने के लिए साम्राज्य की तरफ अग्रसर हुआ। और इस प्रकार इटली और जर्मनी भी अपने साम्राज्य एकीकरण पूरा करने के पश्चात अपने आर्थिक विकास करना चाहते थे तथा साम्राज्यवाद की तरफ अग्रसर हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीयता की जो भावना एक देश वो है, किस प्रकार वो उन्हें साम्राज्यवाद को और प्रोत्साहित करती है। व्यापार मार्ग का योगदान, व्यापारी वर्ग का जो योगदान है, जो व्यापारी लोग क्या करते थे, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सरकार है उसे कहती थी, उन पर दबाव डालती थी कि व्यापारियों को ज़्यादा से लाभ करे हो, इसलिए औद्योगिक विकास करे। और औद्योगिक विकास के साथ साथ वो है ये
परामर्श देती थी कि दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए वो उन्हें यातायात के साधन उपलब्ध कराए। उसी प्रकार जो अलग अलग प्रकार की जो सुविधाएं सरकार दे उन्हीं के बारे में इसमें दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं कि सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार, यानी कि जो क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उन पर अधिकार करना। व्यापारिक सुरक्षा तथा दृष्टि से प्रमुख जलमार्गों के निकट स्थित द्वीपों महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार जमाना आवश्यक हो गया था और स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस ने इस दिशा में प्रयास किए। इंग्लैंड को अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर पर नियंत्रण रखना आवश्यक था, इसलिए उसने मिस्र को अपने नियंत्रण में किया और इस फ्रांस ने मोरक्को को अपने कब्जे में ले किया और अमेरिका ने प्रशांत सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फिलीपाइंस द्वीप पर कब्जा किया। यूरोप के देश महासागरों के स्थित द्वीपों पर अधिकार करके उन्हें अपने नौसैनिक अड्डों के रूप में प्रयोग करना चाहते थे और इस बड़ी बड़ी जहाज़ों और कंपनियों ने मालिकों ने इस नीति का समर्थन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे उन्हें कोयला, पानी, सामग्री, तूफान से बचने के लिए क्या है अपने जहाज़ों को मरम्मत करवाने के लिए सुरक्षित तथा अड्डे की आवश्यकता थी, यानी कि वो देखते थे सामरिक महत्व। अगर मान लीजिएगा जिस प्रकार लंबी समुद्री यात्रा है और उनके बीच में उनका जो स्टेशन बीच में कोई बंदरगाह पड़ती है, कोई टापू पड़ता है, तो उन पर अगर उनका अधिकार हो जाए तो वहाँ अपने तूफान के समय में तो अपने जहाज़ों को वो रोक सकते हैं। इस प्रकार जो सामरिक महत्व उन पर अधिकार जो करना वो भी एक साम्राज्यवाद का कारण बना। सैनिक वर्ग की भूमिका आप देखते हैं कि कोई भी देश पर अगर अधिकार करना है तो सैनिक चाहिए होंगे। इस प्रकार से सैनिक है बढ़ती सैनिक के बाद वो क्या है उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है। और आगे देख साहसी व्यक्तियों का योगदान, यानी कि जो व्यक्ति साहसी निडर होते हैं वो क्या होते हैं बिना उन जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो समुद्री जो यात्रा है, जिस समय पुराने समय की अगर हम बात कर ले तो उस टाइम क्या था कि जो यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे, जहाज है वो इतने निर्भर नहीं थी कि वो इतने लंबे समय तक चल सके, वो डूब जाएगी। जिस प्रकार टाइटैनिक जहाज डूब गया था तो उसके बाद जिस प्रकार टाइटैनिक जहाज तो बाद में डूबा था, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं समुद्र में हो सकती थी इसलिए लोग समुद्र में जाने से डरते थे, इतनी लंबी यात्रा करने से डरते थे। लेकिन कुछ जो साहसिक व्यक्ति थे वो इस प्रकार का कार्य करने में महारत हासिल हुई। जिस प्रकार हम देखते हैं कोलंबस है या वास्को डी गामा है, इस प्रकार के जो साहसिक नाविक थे उन्होंने दूसरे देशों की खोज की और वहाँ उपनिवेश स्थापित कराने में अपना अहम योगदान दिया और साम्राज्यवाद को विकसित करने में इस प्रकार साहसी व्यक्तियों का योगदान वो विशेष महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।